उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की इस कार्यक्रम में आज से हम आपके साथ बांट रहे हैं उजाले सुप्रसिद्ध संगीतकार रवि की यादों की। यादें संगीतकार रवि के सुरीले सफर की। यादें सुरों से सजी उन रवि रश्मियों की जो हौले हौले छूती हैं हमारे अंतस को। आहिस्ता आहिस्ता उतरती हैं दिल की गहराइयों में। संगीतकार रवि के साथ यादें उन अंतरंग लम्हों की। यादें उन आत्मीय क्षणों की। यादें उन स्वर्णिम पलों की जिन्होंने फिल्म संगीत को आसमान की ऊंचाइयां बख्शी। तो लीजिए सुनिए सुप्रसिद्ध संगीतकार रवि से कमल शर्मा और रजिया रागिनी की बातचीत पर आधारित इस कार्यक्रम की पहली कड़ी। नमस्कार श्रोताओं, फिल्म संगीत के खजाने को अपनी नायाब और दिलकश धुनों से समृद्ध करने वाले संगीतकारों की पहली पंक्ति में शामिल हैं संगीतकार रवि यानी रविशंकर शर्मा। और अपने नाम के अनुरूप संगीतकार रवि अपनी धुनों के उजाले से हमारे दिलों का आंगन दशकों से रोशन करते रहे हैं और खुद भी सूरज की तरह फिल्म संगीत के आकाश में दशकों से अपनी चमक बिखेर रहे हैं। उनके गीतों की चमक, उनकी सुरीली धुनों की दमक आज भी पहले जैसी है। और यह हमारा सौभाग्य है कि सदाबहार गीतों के शिल्पकार संगीतकार रवि आज हमारे साथ हैं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नज़्मे लुटाता रहूं। तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नज़्मे लुटाता रहूं। रवि जी नमस्कार आपको। और सब सुनने वालों को मेरा भी नमस्कार। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपका जन्म कहाँ हुआ? मेरा जन्म दिल्ली 1926 दिल्ली में हुआ। 1942 से मैंने कुछ इलेक्ट्रिक का काम सीखना शुरू किया। क्या उम्र रही होगी आपकी तब? उस वक्त तो देख लीजिए 15-16 साल की उम्र थी। पता नहीं क्यों लोग, मेरे माता पिता को, मेरे दादाजी को ऐसा लगा कि मेरा दिल पढ़ाई में नहीं है। तो मेरे दादाजी मेरे फादर को कहा करते थे, इसको किसी कारीगरी का मतलब कोई कारीगर बना दो, इसको कोई काम सिखाओ। तो मुझे मेरे सामने कहा करते थे, ये पढ़ाई वढ़ाई में कुछ नहीं करेगा, इसको तुम कोई कारीगर बनाओ, कोई इलेक्ट्रिक का, कोई मैकेनिकल, कोई टेक्निकल काम सिखाओ, हाथ का कारीगर होगा, भूखा नहीं मरेगा। ये कहा करते थे। कोई हुनर होना चाहिए। हुनर होना चाहिए। मैंने सीखना शुरू किया। मुझे डाल दिया एक कारखाने में, 6 महीने हो गए। उसके बाद एक दूसरे कारखाने में डाल दिया और 6 महीने गुजर गए। उसमें करते करते मैंने मतलब
एक साल क्योंकि मैं फेल हो गया था, मैं ये सब चक्कर क्यों चला, एक साल शायद 1941 था, मैट्रिक में फेल हो गया था, तो उन्होंने काम सीखने के लिए लगा दिया। काम सीखते सीखते मैं फिर एक जगह सर्विस भी मैंने की, काम भी सीखता था, सर्विस भी करता था। अच्छा। और उस ज़माने में 15 रुपये तनख्वाह थी और 17 रुपये महंगाई थी। अंग्रेज़ों का ज़माना था, आज़ादी 47 में मिली। आई एम टॉकिंग 1941, 42, 43, 44, 45 में मैंने पीएनटी डिपार्टमेंट में सर्विस की। एक्चुअली वो बस ये कारीगर बनाना चाहते कि अच्छा कहीं सर्विस मिल जाएगी, कहीं अच्छी जगह पोस्ट मिल जाएगी, लेकिन कोशिश हमने भी की। बड़ा मेरा नाम था, अंग्रेज़ों का ज़माना था, अंग्रेज़ों का वर्कशॉप होता था COD कैंटोनमेंट, दिल्ली के 13 मील दूर, वहाँ मैंने नौकरी की और बड़ा नाम पैदा हुआ, नाम कमाया मैंने, क्योंकि अंग्रेज़ वहाँ का जो चीफ था वो मुझे बहुत पसंद करता था, क्योंकि मैंने जो चीज़ें बना कर दी, आर्मेचर वाइंडिंग ये सब मैंने जो करके दिया, तो सारे वर्कशॉप में दिखाता, देखो मिस्टर रवि हैज़ मेड दिस। और उस ज़माने की तनख्वाह मैं आपको बताऊं कि उस ज़माने में मुझे 15 रुपये तनख्वाह तो दिल्ली क्लॉथ मिल में मुझे मिलती थी, एज एन अप्रेंटिस। 17 रुपये महंगाई मिलती थी। लेकिन जब मैं COD में काम करना शुरू किया मैंने, वहाँ मुझे टोटल 196 रुपये तनख्वाह मिलती थी। क्या पोस्ट थी आपकी? मेरी पोस्ट एज एन इलेक्ट्रिशियन। इसमें यहाँ भी मेरा एज एन इलेक्ट्रिशियन था मैं, पोस्ट टेलीग्राफ में, लेकिन काम मैं ऑफिस में भी करता था, क्योंकि थोड़ा संभाल लेता था दफ्तर वगैरह। तो ये वक्त था पीएनटी डिपार्टमेंट में 1945 से 1950 तक। बीच में आज़ादी मिली हिंदुस्तान को, भारत आज़ाद हुआ जी। तो बहुत से मतलब नए नए एक्सचेंज बनने लगे हिंदुस्तान में 47 के बाद। तो मुझे ट्रांसफ़र कर रहे थे वो लोग फिरोज़पुर पठानकोट किधर। मुझे शौक़ था संगीत का बीच में क्या कि संगीत की बड़ी पार्टीज में जाता था, भजनों का शौक़ हुआ मुझे। भजन की मैंने एक किताब लिखी, 1943 में किताब छपी मेरी, भजन लेखक रविशंकर शर्मा। तो उस ज़माने में भजनों का बड़ा शौक़ था, कीर्तन में जाया करता था। आपके परिवार में भी कोई संगीत से लगाव रखता था? कोई नहीं था, लेकिन मेरे पिताजी को भजन सत्संग में जाने का बड़ा शौक़ था, और वही मुझे लेकर गए थे। उसकी भी एक बड़ी लंबी कहानी है कि जो मुझे संगीत का ये शौक़ कैसे पैदा हुआ। कहते हो अपने पे गुरूर आ जाता है।
हाँ, वो किस्सा ये था कि मैं घर में ही गाया करता था। फादर मेरे सुना करते थे, पिताजी। एक दिन वो कहने लगे, घर में आया 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 करता रहता है, भजन में जाकर भजन, सत्संग में जाकर भजन गाना चाहिए कम से कम। क्योंकि मैं एक भजन उस जमाने में बहुत पॉपुलर था, तुम भी हमरी कौन खबर ले गोवर्धन गिरधारी। वो गाना मैं भजन बहुत गाया करता था। वो मैं स्कूल में भी गाता था। स्कूल में मैं एक दिन एक डिबेट में प्रोग्राम में गाना गाया, तो वहाँ स्कूल वालों ने सब लड़के मुझे छेड़ने लगे, गोवर्धन गिरधारी कह के पुकारने लगे थे। तो वो गाना मेरे पिताजी बोले, भजन कहीं कीर्तन में, भजन में, सत्संग में जाकर गाओ तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं एक दिन उनके कहने पर चला गया सत्संग में। वहाँ मैंने एक गीत सुनाया, एक भजन सुनाया, तो लोगों ने मुझे उठा लिया। अरे मेरे फादर को कहने लगे, पंडित जी ये कहाँ डाल छुपा रखा था आपने, इतनी अच्छी आवाज़, ये वो। मुझे बड़ा अंदर इनकरेजमेंट मिला। अच्छा, बच्चे छोटा था मैं, तो ये भी था कि वो जो प्रसाद मिला तो हमको 3-4 प्रसाद दीजिए उन्होंने। तो वो भी अच्छा लग रहा था कि देखो कितनी इज्जत मिल रही है। तो हमने जाना शुरू कर दिया कीर्तन में। हर बुधवार को जाता था मैं कीर्तन में। वहाँ एक साहब हारमोनियम बजाया करते थे, मैं गाता था, वो हारमोनियम बजाते थे। कौन सा भजन आप ज्यादा गाया करते थे? यही भजन, दरअसल सुना देता हूँ आपको। तुम बिन हमारी कौन खबर ले गोवर्धन गिरधारी, गोवर्धन गिरधारी। बहुत लोगों को पसंद आता था। वो हारमोनियम बजाता था मेरे साथ में और मैं गाता था। उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो गई मेरे पहुंचने से। जब उसकी वैल्यू कम हो गई तो उसने एक दिन क्या किया कि जैसे ये सुर है, तुम बिन हमरी, उसने क्या किया, तुम ऊंचे सुर से शुरू किया। ऊंचे सुर से गवाया। अब मैं उसमें गाने तो लगा, आगे जाकर मेरी आवाज़ अटक गई। तो सबने कहा नहीं कोई बात नहीं, बच्चा है, होता है ऐसा कभी। मुझे बड़ी शर्म अंदर आने लगी। सत्संग खत्म होने के बाद में जब वापस आ रहे थे घर, सारे रास्ते फादर मुझे डांटते हुए आए, अचार खाता रहता है, खटाई खाता रहता है, गला खराब कर लिया, सारी कितनी बेइज्जती हो गई। मैं बड़ा सुनता रहा। घर आके मैंने फिर अपने बिस्तर में लेटने से पहले फिर गाकर देखा, आवाज़ तो बिल्कुल ठीक है, ये तो बिल्कुल अच्छा गा रहा हूँ मैं। फिर मुझे ख्याल आया कि उसने ये जो काली 1 से शुरू करता था, अभी काली 4 से शुरू किया उसने, इसका मतलब गड़बड़ है। वो उसने गड़बड़ की है। नेक्स्ट बुधवार को हमारे पिताजी फिर कहने लगे, चलो सत्संग में, आवाज़ ठीक है। मैंने कहा आवाज़ ठीक है लेकिन मैं जाऊँगा नहीं। बोले क्यों? मैंने कहा मैं तब जाऊँगा जब मुझे हारमोनियम बजाना आ जाएगा। अगर मुझे ले जाना है तो हारमोनियम ला के दो, मैं हारमोनियम सीखूँ, उसके बाद में ये भजन बजा कर खुद गाऊँगा, तब मैं जाऊँगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊँगा। उनको भी बड़ा अच्छा लगा ये चीज़। बोले ठीक है। दूसरे दिन उन्होंने एक दोस्त को बोला, हारमोनियम मुझे ला कर दे दिया। अब देखिए, पिताजी का, माता पिता का इनकरेजमेंट मिला तो ये लाइन मेरी शुरू हुई संगीत की, वरना शायद वहीं ख़त्म हो जाती। तो वो जब हारमोनियम ला के दिया तो मैंने उसके ऊपर, मुझे तो आता नहीं था बजाना, मैं ये देख रहा था कि कैसे। तो मुझे कहने लगे पिताजी कि मेरा एक दोस्त है, वो तुम्हें थोड़ा सिखा भी देगा। मैं उनके पास गया तो बोले सारे गा। मैंने कहा सारे गा नहीं, मुझे तुम भी नमरी कौन खबर ले कैसे बजता है वो बता दो, वो सिखाओ मुझे। तो वो बताया उन्होंने, मैं थोड़ा थोड़ा वहाँ सीखा। उसके बाद में घर आके मैंने रट्टाफिकेशन शुरू किया। कोई नोट गलत लगता था मैं उसको अपने आप ही करेक्ट कर लेता था। जैसे तुम बिन हमारी कौन, अरे नहीं नहीं ठीक नहीं, कौन का, ये ठीक है। ऐसे मैं कर करके उसको पक्का गाना मैं याद करिए। 1 महीना लगा मुझे। 1 महीने के बाद मैंने पिताजी को कहा, मैंने कहा आज चलेंगे सत्संग में। तो बोले आज, मैंने कहा याद कर लिया हमने पक्का गाना, वो हारमोनियम खुद बजा के गाऊंगा मैं। वहाँ जाकर वो लड़का तैयार हो गया बजाने के लिए। मैंने कहा नहीं मैं बजाऊंगा। मैंने हारमोनियम अपने पास रखा। बोले बजा लोगे? मैंने कहा हाँ बजा लो। मैंने गाना गाया, जब भजन गाया तो सारे सब ने बड़ी तारीफ की। अरे अब तो हारमोनियम भी बजाना आ गया इनको। ये भगवान का यहाँ था कि वो, मैं इसमें आगे बढ़ा। फिर मैंने ट्यूनें बनानी शुरू की, रेडियो में गाना शुरू किया। है मेरी ज़ौर रजबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवां, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान।
ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ये शौखियाँ ये बातपन जो तुझ में है कहीं नहीं, ये शौखियाँ ये बातपन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहां, मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहां। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। तू मीठे बोल जाने मन जो मुस्कुरा के बोल दे, तू मीठे बोल जाने मन जो मुस्कुरा के बोल दे, तो धड़कनों में आज भी शराबी रंग घोल दे। ओ सनम मैं तेरा आशिक़े जाविदां, ओ सनम मैं तेरा आशिक़े जाविदां। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। क्या बात है रवि साहब। ये बताइए कि रेडियो जो था उस समय तो वो बड़ा ही पॉपुलर एक मीडिया था, आज भी है वो, लेकिन उस समय का दौर अलग था, उसकी बात ही अलग थी। कैसे हुई एंट्री आपकी, क्या उसके लिए ऑडिशन हुआ आपका? आप ये बहुत अच्छी आपने बात पूछी मुझसे। मैं ऑडिशन के लिए गया और आप बिलीव करेंगे कि ऑडिशन लेने वाले कौन थे? अपने पंडित रविशंकर सितार बजाने वाले पंडित रविशंकर और दो आदमी और थे वहाँ के रेडियो के, उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया। तो दिल्ली में ऑडिशन के बाद में कहा मुझे गाना ठीक है और प्रैक्टिस करो, ये जो समझा दिया मुझे। फिर बोले एमेचर में गाना शुरू करो, उसके बाद देखेंगे। मैंने एमेचर प्रोग्राम में गाना शुरू किया। मुझे एक बड़ी तमन्ना थी मेरी कि मैं अपनी आवाज़ सुनूं। गा तो लेता हूँ, लोग बोलते हैं अरे बड़ी अच्छी, क्या गाते हो यार। टेप रिकॉर्डर्स थे नहीं। तो मैंने बड़ा शौक, बड़ी तमन्ना कि क्या करूं कैसे करूं। मैं कोई रिकॉर्डिंग कंपनी को भी एक आध अप्रोच किया, वो बोले जी नहीं, यहाँ तो प्रोटेक्टिव गाने हम लोग करते हैं, प्राइवेट गाने नहीं करते। कोई बात नहीं। 1949 के एंड में एक वर्ल्ड ट्रेड फेयर आया रामलीला ग्राउंड दिल्ली में। उसमें मैं 3-4 दोस्तों के साथ में देखने गया। सब बड़े स्टॉल थे, बड़े अच्छे। एक स्टॉल में मैंने देखा कि वायर रिकॉर्डर करके एक चीज़ है जो वायर पर आवाज़ रिकॉर्ड करते थे। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा भाई अगर इसमें हा हू की वजह कोई गाना गाए तो? बोले हाँ जी, जो आप करेंगे, जो आप बोलेंगे वो आपको सुनने को मिलेगा। तो मैं 3-4 दोस्तों के साथ में था, तो मैंने कहा आज ठीक नहीं है। नेक्स्ट डे मैं अकेला गया। अकेला जाकर मैंने उसको कहा, मैंने कहा एक मैं लाइन गाऊँ, मेरी आवाज़ सुनने को मिलेगी? बोले हाँ जी, क्यों नहीं मिलेगी। तो मैं अंदर बूथ में खड़ा हो गया और मैंने मुझे अब तक वो याद है, मुझे वो पल
तेरे कूचे में अरमानों की दुनिया लेके आया हूँ। ये गाना गाया मैंने और बड़ा थ्रिल मैं महसूस कर रहा था। मैं उसको बोला ज़रा सुनाओ, तो उसने सुनाया तो मैं दिल में सोचने लगा कि आवाज़ तो मेरी रफ़ी साहब से मिल रही है। आवाज़ तो कुछ मिल रही है। अब लोग मुझे कहते थे बच्चे बम्बई चले जाओ, अरे वहाँ तुम कमाल करोगे, ये करोगे वो करोगे। तो मैंने दिल में सोचा अगर मैं जाऊँ तो बहुत शायद भगवान कुछ सुन ले। अभी इधर चक्कर ये चला कि पोस्ट एंड टेलीग्राफ ने कहा कि आपको ट्रांसफ़र करेंगे फिरोजपुर पठानकोट, हम लोग नए एक्सचेंज बना रहे हैं, पार्टीशन के बाद आपको जाना पड़ेगा। एक फॉर्म दिया उन्होंने भरने के लिए कि 3 ऑप्शन 1 2 3 कहाँ जाना चाहते हैं। तो पहले तो मैंने नंबर 1 दिल्ली, भैया मत भेजो बाहर जाए कहीं भेजो नहीं। अगर दूसरा भेजना है तो बम्बई भेजो, क्योंकि बॉम्बे का सब लोग कहते बॉम्बे चले जाओ, बॉम्बे चले। मैंने कहा ठीक है बॉम्बे में, दूसरा बॉम्बे। तीसरा मैंने कहा एनी पार्ट ऑफ इंडिया, जहाँ भी भेजना चाहो भाई। 3 तो उन सब रिजेक्ट करके बोले नहीं नहीं तुमको पठानकोट कहाँ भेजेंगे बाहर। मैं बड़ा निराश, मैंने कहा देखो बम्बई जाने का चक्कर कुछ हो जाता तो अच्छा होता, अब ये तो लोग पठानकोट भेजेंगे। तो मैं घर आया बड़ा निराश। मैंने मदर को कहा, फादर को कहा, मैंने कहा ये लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं पठानकोट, क्या करूं। मेरा बड़ा दिल था कि मैं एक दफ़ा बम्बई ट्राई करके आता, देख लेता कि मेरा कुछ फ्यूचर शायद गाने वाने में बनता है। तो फादर कहने लगे ट्राई करो, क्या इसमें करने में क्या है। मैंने कहा ये लोग भेज रहे हैं। मैंने कहा देखता हूँ, मैं ट्राई करके छुट्टी लेता हूँ। मैंने 20 दिन की एप्लीकेशन दी, अफसर को बोला, मैंने कहा देखिए मैं कभी गया नहीं हूँ बाहर, तो मुझे सब सेटल करना पड़ेगा, बीवी बच्चों को सबको। मेरी शादी हो चुकी थी 1945 में और एक बच्ची थी। तो मैंने उनको कहा ऑफिसर को, मैंने ऐसा मेरा ये वो है, बच्चों को सेटल करना है यहाँ, उसके बाद में 20 दिन के पता नहीं कितने दिन वहाँ रहना पड़ेगा। तो उसने 20 दिन की सेंक्शन मुझे छुट्टी दे दी। मैं रात को वहाँ, मैं शाम को घर आया, आकर मैंने अपनी मदर को फादर को कहा, मैंने कहा ऐसा मुझे छुट्टी मिल गई है। मैं किसी को नहीं जानता था बॉम्बे में कौन है, किधर है, क्या है। मेरी मदर एक दफ़ा आई थी यहाँ कुछ दिन पहले अपने मोहल्ले वाली सहेलियों के साथ तीर्थ यात्रा पर, करते करते लास्ट में बॉम्बे में होकर गई थी। तो कहने लगी वहाँ एक माधोबाग धर्मशाला है, वहाँ ठहर जा और वहाँ अच्छा इंतजाम हो जाएगा। मेरे फादर मुझे छोड़ने आए, हालांकि मैं बड़ा था लेकिन फादर के लिए तो बच्चा ही था। वो अब मेरे साथ जो बैठे थे सबको ज़रा बच्चे का ख्याल रखना करके, खैर मैं ट्रेन में बैठा, सारे रास्ते में अपनी गाने की बुक लेके, अगर कोई म्यूज़िक डायरेक्टर कहेगा ये गज़ल सुनाओ तो ये सुनाऊँगा, सब सारे रटता हुआ आया। तो मैंने बोरे बंदर पर उतरने के बाद कुली किया, कुली को बोला कहाँ जाएंगे साहब। मैंने कहा भाई मुझको वहाँ जाना है, अपना माधोबाग धर्मशाला। बोले सर मैं ही ले चलता हूँ, टैक्सी वैक्सी क्यों लेते हैं आप। वो शख्स भी इतना पक्का, बोरी बंदर से माधोबाग धर्मशाला, सर पे एक संदूक और एक बिस्तरा था, लेके चला, आगे आगे वो पीछे पीछे में। माधोबाग आए, माधोबाग में बोले जी जगह नहीं है। बोले जगह नहीं है, मैंने कहा कमरा नहीं है। बोले नहीं संदूक भी नहीं है। तो मैं घबराया, मैं संदूक क्या चीज़। बोले मैंने कहा संदूक तो मेरे पास है। बोले नहीं ये संदूक नहीं, ये संदूक देखो रखा है, लकड़ी का संदूक बना था, लोग उसमें सामान रखते थे, बाहर सो जाते थे, कमरा नहीं होता तो लोग ऐसा करते थे। बोला हीराबाग ट्राई करो। सामने एक और धर्मशाला थी, मैं वहाँ सामान, वो कुली बड़ा तो कहने कोऑपरेटिव था वो, उसने कहा साहब चलिए हीराबाग देखते हैं। हीराबाग में गए तो मैंने देखा कोई सब सामान लेकर आ रहे हैं। मैंने कहा आपने कोई कमरा छोड़ा। बोले नहीं अलमारी छोड़ी है। मैंने कहा अलमारी छोड़ी है। वो जहाँ ऊपर 2nd फ्लोर पर है। मैं जाके सीधा पूछा, मैंने कहा अलमारी खाली करके गए कोई। तो पड़ोसी कहने हाँ जी अलमारी करके, मैंने सामान रखा उसमें और कुली को पैसे दिए, छोड़ दिया उसको। मैं बस तैयार व्यार होकर शाम को निकला, सिर्फ ये मालूम करने के लिए दादर कहाँ है। सुनते आए थे दादर श्री साउंड स्टूडियो, फलाना रंजी स्टूडियो, रूपतारा स्टूडियो, पता नहीं क्या क्या स्टूडियो बताते थे लोग, वही दादर। तो मैंने कहा दादर कहाँ। बोली यहाँ से दूर है। एक आना ट्राम में लगता था, ट्राम थी उस ज़माने में। तो एक आना उसने लिया ट्राम वाले ने। मैं अपना ट्राम में बैठकर सिर्फ दादर देखने आया। दादर में देख के मैंने कहा श्री साउंड स्टूडियो किधर है। तो मैं पूछते हुए डरता था कि कोई आदमी को मालूम है कि परदेसी शायद लूट लेगा, कुछ पता नहीं। तो मैं बड़ा डर के करके मैं श्री साउंड स्टूडियो बोर्ड पढ़कर चला गया वापस।
किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत का लिखा कौन टाले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया। किस्मत के हाथ में दुनिया की डोर है, किस्मत के आगे तेरा कोई न जोर है, सब कुछ है उसी के हवाले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया। किस्मत में लिखा है जो सुख का सवेरा, कब तक रहेगा ये गम का अंधेरा, एक दिन तो मिलेंगे उजाले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया। सच्चा तीरथ ऊंचा हिमालय, ये मन का मंदिर सुख का शिवालय, धुनी यहीं पे तू रमाले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया। दुनिया में प्राणी क्या क्या सपने सजाए, किस्मत की आंधी उन्हें पल में मिटाए, बिगड़ी को कौन संभाले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत का लिखा कौन टाले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया। अच्छा, मैं उस ब्रेक से पहले थोड़ा सा बताना चाहूँगा। एक बड़ा सैड इंसिडेंट है कि उस ज़माने में मेरी हालत ज़रा ठीक नहीं थी, ठीक मतलब पैसे की वजह से बड़ी परेशानी थी, वाइफ की भी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, पत्नी की। तो मेरी पत्नी ने वहाँ से चिट्ठी लिखी कि मुझे डॉक्टर ने कुछ फ्रूट खाने के लिए कहा है, लेकिन मैं पैसे नहीं है तो मैं तुम्हारी मदर से भी नहीं बोलती हूँ, अपनी सास से भी नहीं कह सकती हूँ, अगर हो सके तो 25 रुपये भेज देना। मैंने बड़ी कोशिश की, सब जगह हाथ पाँव मारे, जिससे बोलता हूँ नहीं यार मेरे पास तो आज का देखो ये है वो है फलाना है, नहीं हुआ। मेरी पहचान भी इतनी नहीं थी उस ज़माने में। आखिर मैंने कहीं से जमा करके 2 रुपये का नोट में, मालूम है, याद है मुझे, एक 2 रुपये का नोट मैंने लिफाफे में रखकर अपनी वाइफ को भेजा। मैंने कहा मैं तो इतना ही बंदोबस्त कर पाया हूँ। मेरी वाइफ ने मुझे बताया, मेरी लड़की वहाँ दिल्ली में कमरे में बैठकर अकेली भगवान के सामने बैठ जाती थी, हे भगवान जी मेरे डैडी को बहुत पैसे दो। हाय रे इंसान की मजबूरियाँ, कुछ अंधेरे में नजर आता नहीं, कोई तारा राह
राह दिखलाता नहीं, जाने उम्मीदों की मंजिल है कहाँ, जाने उम्मीदों की मंजिल है कहाँ। हाय रे इंसान की मजबूरियाँ, हाय रे इंसान की मजबूरियाँ। खैर वो दिन गुजरते गए, दिन गुजरे। आप जैसे पूछ रहे थे ना कि चांस कैसे मिला। हेमंत कुमार साहब के पास मैं असिस्टेंट लगा, कोरस गाने जाता था मैं, ट्राई करता था हर जगह। फिल्म आनंद मठ में एक कोरस था, वंदे मातरम। मुझे पता लगा तो मैं वहाँ वंदे मातरम कोरस गाने गया। मैं हेमंता ने मुझे कहा ठीक है गाओ। गाने के बाद में हेमंता को म्यूजिक रूम में बैठे थे, तो बैठ के मैं भी जाके बैठ गया साथ में, कई लोग बैठे थे। उर्दू का कोई वर्ड था, उसके ऊपर बात चली, तो मैंने कहा हेमंता ये वर्ड ऐसा नहीं, ऐसा बोलिए। बोले देखो ऐसे वर्ड आ जाते हैं फिल्मी गानों में, तो ये मुझे बड़ी तकलीफ होती है, तुम मेरे साथ क्यों नहीं काम करते, मुझे कम से कम कुछ गाइड करते रहोगे, ये वर्ड ऐसा है वैसा है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं आनंद मठ के बाद जो उनकी फिल्म बनी शर्त, उसमें असिस्टेंट था। आनंद मठ का चूंकि जिक्र किया, और ये मैं समझता हूँ कि आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट भी था, तो वो उस गाने के बोल हम जरूर, उसकी कुछ पंक्तियां अपने श्रोताओं को जरूर सुनवाना चाहेंगे, जिसके कोरस में आपने गाया वंदे मातरम। वंदे मातरम 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 सुजलाम सुफलाम मलयज शिखलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे सुजलाम सुफलाम मलयज शिखलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम। लेकिन उस जमाने में क्या था कि स्ट्रगल टाइम था, कोई रखने के लिए तैयार नहीं था। मैं अपना दिन भर जाके इधर उधर घूम घाम कर अपना करता था। तो जब ये हेमंता के साथ काम करना शुरू किया मैंने एज एन असिस्टेंट, उस ज़माने में मेरी वाइफ ने कहा, दिल्ली से लिखा कि हमारा अब दिल नहीं लगता, रूखी सूखी जैसे मिलेगी हम खा लेंगे, लेकिन एक साथ रहेंगे। मैं इधर परेशान कि मेरा अपना गुजारा नहीं हो रहा, ना मकान रहने के लिए ना कुछ, शायद मलाड में रहता था उस ज़माने में। और हेमंत कुमार साहब का एक गाना बहुत पॉपुलर हुआ था, ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। और ये काफ़ी प्रोग्राम करने बाहर जाते थे, तो मुझे कहा मेरे साथ चलना जबलपुर, मेरा प्रोग्राम है उधर। उनको शायद 200 300 400 500 जो भी मिलते होंगे, ये 45 या 50 रुपये मुझे देते तबला बजाने का। 2-3 प्रोग्राम हुए तो मेरे पास, मुझे याद है, कोई 150 पौने 200 रुपये जमा हो गए थे। अभी वाइफ जब आ गई कि हम तो नहीं जाएंगे, तो मैं भागा वहाँ मलाड कांडीवली, ढूंढते ढूंढते मकान। फिर कांडीवली में एक साहब कहने लगे भाई यहाँ मकान नहीं है, गोडाउन है, आप देख लो उसको, अगर लेते हो तो 30 रुपये महीने किराया है। मैंने कहा ठीक है। देखने गया मैं, तो टीन का गोडाउन था, इस तरफ टीन, ऊपर टीन, इस तरफ टीन, उधर टीन, सिर्फ पत्थर का फर्श था, वो भी रफ पत्थर का, बाकी सब तरफ टीन। तो मैंने दिल में सोचा, मैंने जो भी है अभी कम से कम वो लोग आ गए हैं तो उनको रखने के लिए कुछ तो गुजारा चाहिए। एक मेरा संदूक बिस्तरा था, या जो मेरी वाइफ लेके आई थी वो था बस। तो मैं उसको बोला जी मैं 2 महीने का एडवांस देना पड़ेगा। मैं लो पैसे थे। वाइफ को मैं लेके वहाँ से माधोबाग धर्मशाला से सीधा अपने महल में ले गया, टीन के सब तरफ। अच्छा उसमें क्या था, गोडाउन थे 1 2 3 4 गोडाउन थे, और बीच में कटे रहते ना, ऐसे बने हुए, बीच में कटा हुआ। तो ऐसे गोडाउन थे, जो एक तरफ मिर्ची वाला था, एक तरफ सीमेंट वाला था। मज़े की बात है कि हमने 9 साल उस मकान में काटे हैं, एक तरफ मिर्ची वाला, एक तरफ सीमेंट वाला। और जब मिर्ची वाला जो उसका माल आता था तो मार, हम सारे मकान में मिर्ची, जिस दिन सीमेंट आता था उस दिन सारे घर में सीमेंट, बोरियां फेंकते थे वो लोग। खैर
मुझे याद है कि पहले दिन पहली रात मेरी वाइफ ने, ना कोई पलंग था, नीचे बिस्तरा जो भी लगाया, ना कोई खाने का सामान था, जो भी टेम्परेरी वहाँ से बाज़ार से ले आए, और ना लाइट थी, लाइट भी नहीं थी उसमें। तो मुझे याद है उस ज़माने में अफ़गान सुनो चलती थी। अफ़गान सुनो की छोटी शीशी लेकर उसके ढक्कन में होल करके एक कपड़े की बत्ती लगाकर मिट्टी का तेल डालकर मेरी वाइफ ने वो चिराग वहाँ जलाया था। वो चिराग पहले ही रात वहाँ जला कांडीवली में। इस रात कोई देखे धरती के नजारों को, शर्माते हैं ये दीपक आकाश के तारों को। इस रात कोई देखे धरती के नजारों को, शर्माते हैं ये दीपक आकाश के तारों को। इस रात का क्या कहना, इस रात का क्या कहना, ये रात निराली है, महका हुआ गुलशन है, हंसता हुआ माली है। और फिर दिन गुजरते गए। फिर उसके बाद आपने बताया कि 9 साल 9 साल उस गोडाउन में रहा मैं। पहली रात जहाँ अफ़गान सुनो की शीशी में मिट्टी का तेल डालकर मेरी वाइफ ने बत्ती जलाई थी वहाँ। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता देखिए ऊपर वाले ने हाथ पकड़ा, आहिस्ता आहिस्ता लाइट ली हमने। दूसरे दिन तो वो लेके आए लालटेन, साल याद है मुझे, 1951 था। उसके बाद मकान मालिक पहले तो वो आके बोलता था इधर ये नहीं रखो, इधर ये नहीं रखो, साफ रखो, फलाना करो, ये करो। उसको मैंने कहा देखिए अंधेरा रहता है, लाइट देखेंगे। तो लाइट फिर एक दिन उसने एक कनेक्शन दिया मीटर लगाकर। नल नहीं था, कुआं था, कुआं में पानी अच्छा नहीं होता था। तो मेरी आदत क्या थी कि मैं सुबह सुबह अपने बच्चों के लिए, मतलब अपनी फैमिली के लिए, दूर से 2 बाल्टी पानी लेकर आता था। और वहाँ आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की। सीमेंट वाला खाली कर गया तो मैंने दूसरा गोडाउन लिया। कम से कम एक वो मुसीबत हल हुई कि वो सीमेंट वाला जब सीमेंट लाता था। और आहिस्ता आहिस्ता दिन पर दिन तरक्की होती गई उसी घर में रहते हुए। और दुख के टाइम भी आए। देखिए कैसे हेमंत कुमार साहब के साथ मैंने शर्त, सम्राट, नागिन, दुर्गेश नंदिनी, चंपाकली और बाहर की बहुत पिक्चरें की। बीच में नागिन का जिक्र आया तो एक और मैं बात बता दूं, सारी दुनिया को मैं क्लियर करना चाहता हूं कि नागिन की बीन मैंने बनाई, मैंने हारमोनियम पर बजाई, साथ में कल्याण जी को सिर्फ एक क्लेविन इंस्ट्रूमेंट लेकर मैंने बैठाया था, क्योंकि मैं इंचार्ज था हेमंत कुमार साहब का असिस्टेंट, चीफ असिस्टेंट मैं ही था। चीफ का दूसरा कोई था ही नहीं, मैं ही देखता सब कुछ। तो मैंने सिर्फ टोन के लिए उसको बुलाया था। कल्याण जी भाई उस वक्त में म्यूजिक डायरेक्टर जो थे, ये पहले ही वाज ए म्यूजिशियन। नहीं, क्रेडिट क्या है कि ये किसी दूसरे के नाम जाता है ना हमेशा। हाँ। और उसका क्रेडिट रवि साहब को मिलना चाहिए। वो ये बात कंफ्यूजन है। काफी लोग मुझे कहते हैं कि वो कल्याण जी भाई ने बीन बजाई। मैंने कहा नहीं, देखो मेन इंस्ट्रूमेंट वाज हारमोनियम। हारमोनियम बाद मेन इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोफोन हारमोनियम के ऊपर था। लोग ये कहते हैं कि साहब कल्याण जी भाई असिस्टेंट है हेमंत कुमार के। मैं कहता हूँ गलत है, कोई असिस्टेंट था ही नहीं मेरे सिवा, नोबडी। इतनी पिक्चरें करने के बाद एक दिन मुझे बम्बई शहर में, पहले तो नागिन अपने ये फिल्मिस्तान वालों ने मुझे कोई दाद नहीं दी। 20 रुपये मुझे मिलते थे जब मैं हेमंता के साथ काम करता था और गाने का रिकॉर्डिंग होता था। तो 20 रुपये रिहर्सल के और 50 रुपये रिकॉर्डिंग के मिलते थे। करते करते क्या हुआ कि जब नागिन फिल्म में इन्होंने देखा, फिल्मिस्तान वालों ने, कि ये तो लड़का बड़ा तेज है, ये सब बीन सब बनाई है, ऐसा बजाई है, इन्होंने मुझे 250 रुपये तनख्वाह मेरी रखी। तो मैं हेमंत के साथ काम करता था, तो करते करते बाहर की पिक्चर भी करने लगा। भगवान ने और तरक्की की कि नागिन फिल्म के बाद में हेमंत को बहुत पिक्चर मिली। मद्रास का कॉल आया, मद्रास गए मैं उनके साथ, वहाँ से भी पैसे मिले। यहाँ भी जितनी पिक्चरें थी, आप समझिए कम से कम 10 पिक्चरें थी हेमंता के पास बाहर की, और हर पिक्चर से मुझे 200 रुपये महीना मिलता था। अच्छा। मतलब
2000 तो मैं बड़ा खुश, मैं अपना घर में हमारी वाइफ भी सब बच्चे सब आना जाना अपना। हेमंत दा ने फिर मुझे नागिन के बाद एक गाड़ी ऑफर की। थोड़ी देर के बाद में बैठेंगे इस गाड़ी में जो आपको ऑफर की। जब आपके हाथ में पैसा आने लगा, कौन सी पहली चीज खरीद के दी थी, कुछ मालूम है आपको? एक साहब ने मुझे कहा कि शराब के गाने बहुत चलते हैं आजकल, आप शराब के ऊपर गाने लिखे ना कुछ। मैंने बड़ा अच्छा गाना लिख कर दिया उनको, लेकिन आखिरी शेर मैंने कहा मैं इसको अपनी वाइफ के ऊपर एक शेर कहना चाहूंगा। वो जो दिन रात मेरे साथ रहा करता था, वो जो दिन रात मेरे साथ रहा करता था, साथ खुश रहता था, गम साथ सहा करता था, दिल की हर बात बिना डर के बताता था जिसे, दिल के दुखड़े कभी फुरकत में सुनाता था जिसे, मेरा साथी मेरा हमदम मेरा दिल तोड़ गया, जब मुझे उसकी जरूरत थी साथ छोड़ गया। 1986 में उनकी डेथ हुई। उनका नाम जानना चाहिए। उनका नाम? हाँ, उनका नाम कांति देवी। आप क्या बुलाते थे प्यार से उनको? मैं कांति के, मैं तो नाम कम लेते थे। वो क्या बोलते थे आप? वो भी कुछ नहीं, वो तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूंगी मुझसे खफा हो। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। तुम्ही मेरे माथे की बिंदिया के झिलमिल, तुम्ही मेरे हाथों के गजरों की मंजिल। तुम्ही मेरे माथे की बिंदिया के झिलमिल, तुम्ही मेरे हाथों के गजरों की मंजिल। मैं हूँ एक छोटी सी माटी की गुड़िया, तुम्ही प्राण मेरे, तुम्ही आत्मा हो। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो।
जैसे फरिश्ता कोई सो रहा हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। आपके जीवन का जो पहला टर्निंग पॉइंट था, अगर कामयाबी के हिसाब से हम कहें, वो आप किसे मानते हैं? मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। हेमंदा के साथ मेरी, जैसे मैंने बताया, 10-12 पिक्चर थी। हर जगह से 200 रुपये मिलते थे। 2200 या 2500 रुपये महीने की आमदनी, बड़े मज़े आ रहे थे। हेमंदा बोले मैं कश्मीर जा रहा हूँ और कश्मीर से वापस आऊँगा, तुम अलग काम करो। तो मेरे पाँव की ज़मीन निकल गई। मेरे तो 2500 रुपये जो तनख्वाह मिलती थी वो गई। मैं बड़ा परेशान। मैंने दादा को रिक्वेस्ट की, मैंने दादा मैं यहीं ठीक हूँ, आपके पास ठीक से काम कर रहा हूँ, ठीक, कोई वैसी बात तो नहीं? बोले नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, मुझे तुम्हारी कैपेसिटी, तुम्हारा टैलेंट मालूम है, तुम बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर बनोगे। वाह। अगर मेरे साथ रहोगे तो असिस्टेंट ही रह जाओगे। मैं चाहता हूँ तुम इंडिपेंडेंट काम करो। बात मेरी समझ में आई, लेकिन मैं दुख ये कि ये तो मंथली इनकम क्या होगा इसका। फिर नए सिरे से स्ट्रगल। मैं बहुत कहा उनको, लेकिन बोले नहीं। नागिन का अवार्ड लेकर, फिल्म फेयर अवार्ड मिला उनको, स्टेज पर अवार्ड लिया, पीछे बैक स्टेज पर लाके मुझे दिए। नागिन फिल्म के जितने गाने, बेमाने जो गाने हैं, जिसमें जाजो वाला हक्को माला हो या, जाजो वाला हक्को माला हो या, जाजू वाला हक्को माला हो या, जाजू वाला हक्को माला हो या, जाजू वाला हक्को माला हो या। जिंदगी के देने वाले, जिंदगी के लेने वाले, जिंदगी के देने वाले, जिंदगी के लेने वाले, प्रीत मेरी छीन के बता तुझे क्या मिला। जिंदगी के देने वाले, जिंदगी के लेने वाले, प्रीत मेरी छीन के बता तुझे क्या मिला। अभी इसमें मज़े की बात ये कि महमूद उस ज़माने में ऐसे ही वहाँ फिल्मिस्तान में घूमता था। मुमताज़ अली भी वहीं काम करते थे। तो सबकी मिमिक्री करके, सबकी नकल करके वो ऐसा ऐसा लोगों को एंटरटेन करता था। तो महमूद भाई आके मुझे बोले, अरे भाई कड़की चल रही है, कोरस में बैठ जाऊं, 50 रुपये मिल जाएंगे। मैंने कहा बैठो, क्योंकि सारा काम तो मैं करता। मैंने कहा बैठो। मैंने कहा कुछ करना नहीं है, तुम गाना तो तुम गा लेते हो, इसमें जाजो वाला हक्को माला हो ये बोलना है। बोला उन्होंने। अच्छा, वो महमूद साहब की आवाज़ है। महमूद भी गा रहा है उसमें कोरस। ये हिस्ट्री है ये। और दादा गा रहे हैं सोलो, अपने जिंदगी के देने वाले, जिंदगी के लेने वाले। वो अंदर है, वो अंदर दूर दूर थे। ये जो कोऑर्डिनेशन कैसे होता था फिर? वो सुन के रिदम के साथ में, रिदम सुनकर होता था। इवन यहाँ रिकॉर्डिंग आजकल तो ट्रैक है, अभी उस जमाने में ट्रैक नहीं था। हमारे स्टूडियो में, फेमस तारदेव में, जब रिकॉर्डिंग होती थी तो वायलिन, रिदम, मैंडोलिन सब बैठे हैं, गाना शुरू हुआ तो गाने वाली एक कमरे में, गाने वाला गाने वाली जो एक कमरे में रहते थे, उनको रिदम से शुरू करते थे वो, कि यहाँ गाना, म्यूजिक खत्म हुआ, रिदम से गाना शुरू। कोई ट्रैक नहीं था। आपने बताया कि कश्मीर वो जाने वाले थे हेमंदा। हाँ, चले गए, वापस आए। जब वापस आए तो नेचुरली वो कह दिया था उन्होंने। तो मैंने दादा को कहा, मैंने कहा दादा कोशिश कर रहा हूँ एक दो जगह कहीं। मैं पहुंचा सीधा नडियाड वाला के यहाँ, पुष्पा पिक्चर नडियाड वाला, जिनकी हेमंदा ने फिल्म की थी, हिल स्टेशन। हाँ, लोगों से ताल्लुका तो हो ही गए थे आप। इनसे सबसे थे, इंस्पेक्टर हिल स्टेशन। तो सब मुझे पसंद करते थे, जानते थे मेरा काम कैसा है, सब काम करते देखते थे। तो मुझे बोले, नडियाड वाले ने कहा क्या बात है आज बड़े उदास लग रहे हो।
मैंने कहा उदास क्या, नए सिरे से स्ट्रगल अब शुरू की है मैंने, अब काम देखना पड़ेगा क्योंकि हेमंदा ने कहा अलग काम करो। बोले अच्छा। मैंने कहा कश्मीर गए हैं और वापस आएंगे, कहने वापस आके तुम अलग काम करो, मैं तुम्हें छुट्टी देता हूँ। और मैंने ये भी कहा कि तुम बड़े म्यूजिक डायरेक्टर बनोगे, सब मैंने बता दिया उनको। तो बोले चिंता की क्या बात है, मेहता जी की आवाज़ दी, 3 पिक्चर का कॉन्ट्रैक्ट साइन करो एज ए म्यूजिक डायरेक्टर। तो मैंने मेहंदी, घर संसार, ये सारी पिक्चर इंडिया वाला की थी। बेदर्द जमाना तेरा दुश्मन है तो क्या है, दुनिया में नहीं जिसका कोई उसका खुदा है। बेदर्द जमाना तेरा दुश्मन है तो क्या है, दुनिया में नहीं जिसका कोई उसका खुदा है, दुनिया में नहीं जिसका कोई उसका खुदा है। मालिक है वही सबसे बड़ा पालने वाला, मालिक है वही सबसे बड़ा पालने वाला, चोटी को भी देता है जो खाने को निवाला, बंदों पे हमेशा ही करम उसका रहा है, दुनिया में नहीं जिसका कोई उसका खुदा है। बेदर्द जमाना तेरा दुश्मन है तो क्या है, दुनिया में नहीं जिसका कोई उसका खुदा है। दूसरे दिन मैं नारंग के पास गया, एच डी नारंग, उनकी भी पिक्चरें हेमंदा ने की थी, मुझे पहचान थी। वहाँ भी बात चली। मैंने कहा नारंग साहब मैंने अभी इंडिपेंडेंट हो गया हूँ मैं, हेमंदा ने कहा अलग काम करो। बोले तो क्या बात है, इन्होंने भी अपने अकाउंटेंट को बुलाया, बोले 2 पिक्चर साइन करो इमीडिएटली। वाह, इसको कहते हैं किस्मत। तो दिल्ली का ठग, बॉम्बे का चोर, मॉडर्न गर्ल, पता नहीं क्या क्या, मैंने सारी पिक्चरें उनकी लाइन से की। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये क्या बात है आज की चांदनी में, ये क्या बात है आज की चांदनी में, कि हम खो गए प्यार की रागनी में। ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मजा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। सितारों की महफिल ने करके इशारा, सितारों की महफिल ने करके इशारा, कहा अब तो सारा जहां है तुम्हारा। मोहब्बत जवा हो, खुला आसमां हो, करे कोई दिल आरज़ू और क्या। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा।
मुझसे रूठे, रहे सांस जब तक ये बंधन न टूटे। तुम्हें दिल दिया है, ये वादा किया है, सनम मैं तुम्हारी रहूंगी सदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। उजाले उनकी यादों के। अभी आप सुन रहे थे जाने माने संगीतकार रवि से कमल शर्मा और रजिया रागिनी की बातचीत पर आधारित कार्यक्रम की पहली कड़ी। अगले हफ्ते भी जरूर सुनिएगा उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की।